हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। बेटा ओम प्रकाश, राम प्रकाश और जयप्रकाश मत याद रखिएगा, स्वयं को याद रखिएगा, स्वयं प्रकाश। ओके। इससे पहले हम लोगों ने अपनी हिंदी कविताएं पढ़ी, जितनी भी हमारे सिलेबस में थी, उनका भावार्थ जाना, उसमें कौन से अलंकार है वो जाने, उसमें कौन सा रस है, उसके कवि क्या हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम गद्य पाठों की। गद्य पाठों में सबसे पहले नेताजी का चश्मा है। इसके की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डिटेल में सुन सको या वीडियो देख सको। इसके प्रमुख बिंदु, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, उन पर बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ओके, सो शुरू हो जाइए। सबसे पहला पॉइंट है कस्बा एवं नगर पालिका। तो जो पहला पैराग्राफ है बेटा, उसमें बताया गया है कि हालदार साहब हर 15वें दिन जिस कस्बे से गुजरते थे, तो वह कस्बा बड़ा नहीं था। उस कस्बे में पक्का मकान कहा जा सके ऐसे कुछ ही मकान थे और एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और एक सिनेमा घर था, और एक नगर पालिका जो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो आपसे कस्बे के बारे में पूछ सकते हैं, जो बातें अभी मैंने बताई वो बता दीजिएगा, लेकिन वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके कस्बे में और उस कस्बे में क्या समानता है। समानताएं तो सेम है, जो चीज़ें उन्होंने बताई वही आप बता सकते हो, लेकिन वो अंतर अगर पूछ लें तो आप क्या बताएंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे डाल देंगे जो आपके कस्बे में अलग है। जैसे वहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है, पानी की टंकियाँ रखी हुई हैं बड़ी बड़ी। दूसरा आप बता सकते हो, कुछ देखिए सड़कों के आसपास देखो बेटा, स्लोगन लिखे हुए हैं जगह जगह स्वच्छता को लेकर, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं आपके कस्बों में, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, आपके कस्बे में ज़्यादा स्कूल्स हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 स्कूल हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का। आपके स्कूल में ज़्यादा, आपके कस्बे में ज़्यादा स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग भी हैं, वो आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं नगर पालिका। वहाँ की नगर पालिका बेटा कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, जैसे पक्की सड़कें करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना। तो आपकी नगर पालिका भी इस तरह के कोई ना कोई काम करती रहती है। ठीक है। तो नगर पालिका जो थी, एक बार उनके उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया कि उन्होंने सोचा शहर के चौराहे पर हम लोग एक प्रतिमा बनाएंगे। ठीक है। तो वो प्रतिमा बनाने का काम उन्होंने सौंप दिया स्थानीय कलाकार को। सेकंड पॉइंट पर आते हैं बेटा, स्थानीय कलाकार जिसका नाम था मोतीलाल। तो वो स्थानीय कलाकार जो थे वहाँ के ड्राइंग मास्टर थे, तो उनको मूर्ति बनाने का काम दे दिया। क्यों दिया, उसके कई कारण उन्होंने बताए। हो सकता है उन्हें अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना हो। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो आप, जो इसमें बताया गया है कि उनके पास इतना बजट ना हो जितने में वो मूर्ति बनकर तैयार हो रही हो। तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि अब तो देखिए बेटा मोबाइल फ़ोन है, तो फ़ोन से तुरंत पता किया जा सकता है कि आप, हमें एक मूर्ति की ज़रूरत है, क्या आप बना सकते हैं, तो रिप्लाई भी तुरंत मिल जाएगा। बट पहले चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद होता था, और इतना समय उनके पास नहीं था कि वो चिट्ठी भेजें और फिर उसका जवाब आने में का इंतज़ार करें, क्योंकि उनके पास समय कम था, चुनाव आने वाले थे। ठीक है। तो इसलिए वहाँ के इकलौते ड्राइंग मास्टर को वहाँ मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। ये थे मूर्ति बनवाने के कारण स्थानीय कलाकार से। थर्ड है मूर्ति की विशेषताएं। जो मूर्ति बनाई गई वो कैसी थी, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं। मूर्ति जो बनाई गई वो सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई थी, संगमरमर की बनाई गई थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई थी 2 फुट। ठीक है। ऐसी मूर्ति को बस्ट कहते हैं, और मूर्ति बड़ी सुंदर थी। इस नेताजी बड़े सुंदर लग रहे थे, मासूम से, फौजी वर्दी में थे, और मूर्ति को देखते ही, मूर्ति इतनी सजीव लग रही थी कि मूर्ति को देखते ही उनके जो दिए हुए 2 नारे थे, दिल्ली चलो
और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तुरंत याद आते थे। तो एक तरह से कहना चाहिए नेताजी की मूर्ति लगवाना नगर पालिका का एक सराहनीय कार्य था। लेकिन मूर्ति को देखते ही कहीं ना कहीं एक कमी खटकती थी। वो कमी क्या थी? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। नहीं था क्या मतलब, था तो, लेकिन वो संगमरमर का नहीं था, वो रियल जैसा वास्तविक चश्मा आप लगाते हैं ऐसा लगा हुआ था। हालदार साहब उसे देखकर कहते हैं भाई ये भी खूब आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहा। जीप जो है कस्बा छोड़कर आगे निकली, लेकिन हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ठीक है, अगला पॉइंट है महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। इस स्टेटमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, महत्व किस चीज़ का है? महत्व उस भावना का है जिस भावना से वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष ने वो मूर्ति लगवाई, यानी देशभक्ति की भावना। उस मूर्ति में कोई कमी रह गई ये मायने नहीं रखता है। देशभक्ति आजकल मजाक का चीज़ बन गई है, ये भी बात कहीं ना कहीं सत्य है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो हम देशभक्तों को याद करते हैं, वरना तो हम उन्हें याद नहीं करते, ना हम देशभक्ति गाने सुनते, हम कहीं ना कहीं उनको भूल जाते हैं। और देखिए, हम भारत को अपना तो बताते हैं, भारत माता को अपना बताते हैं, लेकिन क्या हम उसको स्वच्छ रख पाते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाते हैं? तो एक तरह से देशभक्ति मजाक का चीज़ बन गई है। आप इसमें ये उत्तर लिख सकते हैं। अब ऐसे ही जब भी हालदार साहब 15वें दिन आते, वो चश्मा देखते तो उस पर चश्मा बदला हुआ लगता मूर्ति पर, तो उन्हें बड़ा कौतुक यानी आश्चर्य होता। अब जब आश्चर्य ज़्यादा बढ़ गया तो चौराहे पर ही एक पान वाले की दुकान थी, जिस पर जाकर वो पान खाते थे, जहाँ जाकर वो पान खाते थे पान वाले से। तो एक दिन जब उन्हें वो जो आश्चर्य देखते कि चश्मा कैसे बदला जाता, वो जो आश्चर्य जो होता, एक दिन वो पहुंच गए पान वाले के पास। पान वाले के पास तो हमेशा ही जाते थे पान खाने के लिए, लेकिन आज कुछ प्रश्न लेकर पहुँचे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है पान वाले का व्यक्तित्व, इसको डिस्कस करते हैं। पान वाले का व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बाहरी व्यक्तित्व की बात करते हैं, वो देखने में कैसा है। पान वाला जो था हमेशा पान खाता रहता था, काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, हमेशा हंसता रहता था। और उसकी जब वो हंसता था उसकी तोंद बड़ी थी और वो थिरकती थी, हिलती थी तोंद। ठीक है, और जब हंसता था तो लाल काली बत्ती से दिखाता था, क्योंकि हमेशा पान खाता रहता था। ठीक है, तो उसका व्यक्तित्व ऐसा था। अब आंतरिक व्यक्तित्व की बात करते हैं, ये अभी क्लियर होगा जब हालदार साहब उनसे पूछते हैं कि ये जो चश्मा है नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ, ये कैसे बदल जाता है, कौन बदलता है? तब वो उत्तर देते हैं जो कैप्टन है चश्मे वाला वो बदलता है। तो उसने कहा कि वो क्यों बदलता है? उन्होंने कहा कि जब कोई ग्राहक आ जाए, जब कोई पान वाला बताता है जब कोई ग्राहक आ जाए और उसको ऐसा ही चश्मा चाहिए जैसा नेताजी की मूर्ति पर है, तो वो नेताजी की मूर्ति पर से चश्मा उतारता है। ठीक है, और ग्राहक को दे देता है नया चश्मा दूसरी तरह का, वहाँ लगा देता है। अब हालदार साहब को बातें थोड़ी समझ में आई। ठीक है, तो उन्हें ये समझ में आया, कैप्टन का उन्हें परिचय हुआ कि कैप्टन कोई चश्मे वाला है, चश्मा बेचने वाला है, उसकी दुकान है और वो अपनी दुकान में से नया चश्मा निकाल कर जो है नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। और दूसरा, जब ग्राहक कोई आता है वो चश्मा मांगता है तो वो चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है, दूसरा चश्मा फिर लगा देता है। तो ये समझ में कुछ थोड़ा थोड़ा उनको आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे वहाँ से चलते टाइम कि आखिर चश्मा क्यों नहीं लगाया गया नेताजी की मूर्ति पर। उसके कारण वो सोच रहे हैं, पहला तो वो सोचते हैं कि हो सकता है संगमरमर का जो चश्मा है उसमें कुछ बारीकी का काम करने के कारण उसको पारदर्शी बनाने की कोशिश में चश्मा टूट गया होगा, बन नहीं पाया होगा। दूसरा, वो क्या सोचते हैं, चश्मा बनाया तो होगा लेकिन वो अलग से बनाया होगा और जैसे ही मूर्ति की स्थापना करने के लिए गए वो चश्मा कहीं गिर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि कुछ बारीकी वो करना चाह रहे होंगे चश्मे में, अच्छा बनाना चाह रहे होंगे और वो कहीं टूट गया होगा, नहीं बन पाया। तब हालदार, तो ये पॉइंट्स आप लिखिएगा,
मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। ये स्टेटमेंट कब आई? फिर एक दिन हालदार साहब पान वाले की दुकान पर जाकर पूछते हैं कि ये जो चश्मा है जो आपका कैप्टन इसको बदलता है, क्या वो नेताजी का साथी है या कोई सिपाही है या आज़ाद हिंद फौज का कोई रिटायर्ड फौजी है? तब वो उससे पूछता है, तब पान वाला हंस कर कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो ये शब्द प्रयोग करता है कैप्टन के लिए। तो इससे पता लगता है उसका आंतरिक व्यक्तित्व क्या है। बाहरी व्यक्तित्व में मैं बता चुकी हूँ। पान वाला क्या सोचता है, ना तो वो देशभक्त है ना वो देशभक्तों को सम्मान करता है, बल्कि वो देशभक्तों का मजाक उड़ाता है। उसके लिए देशभक्ति मजाक का विषय है। तब हालदार साहब कहते हैं कि मैं कैप्टन को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। पान वाला कहता है वो आ रहा है, देख लीजिए। हालदार साहब जिसके मन में ये कल्पना थी, वो ये सोच रहा था कि कैप्टन कोई तगड़ा सा, पहलवान सा, सिपाही सा या फौजी सा व्यक्ति रहा होगा। लेकिन कैप्टन की वास्तविकता नंबर 1 पर हमारा पॉइंट आ रहा है। कैप्टन की वास्तविकता उसको तब पता चलती है जब वो देखता है एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी आ रहा है। गांधी टोपी पहने हैं, आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ पर एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे। अब कैप्टन समझ जाते हैं, अब हालदार साहब समझ जाते हैं कि इस बेचारे की तो खुद की दुकान ही नहीं है। वो पान वाले से पूछना चाहते हैं क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाला कुछ भी बताने को आगे तैयार नहीं था। खैर हालदार साहब सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक देशभक्त, बेशक वो चश्मा उनको लगाता है लेकिन उसके अंदर देशभक्ति है। वो नहीं देख पा रहा है नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के, ठीक है, इसलिए वो चश्मा लगाता है। तो वो एक देशभक्त उन्हें दिखाई देता है कैप्टन के अंदर। और कैप्टन वाकई में देशभक्त हैं, क्योंकि ये आइडिया किसी और को तो नहीं आया ना उनको चश्मा लगाने का। तो ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, नई नई तरह के चश्मे लगते रहते हैं। कभी काला चश्मा, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला चश्मा, गो चश्मा। तो नई नई धूल भरी यात्रा में लगातार यात्रा होती रही 2 साल तक हालदार साहब की। तो 2 साल पर बाद जब आए, 2 साल पूरे हो चुके, हर 15वें दिन आते ही थे। तो एक दिन देखते हैं कि अधिकांश दुकानें बंद थी, पान वाले की भी दुकान बंद थी। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अगली बार आते हैं तो देखते हैं मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया, पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? ठीक है, तब कहते हैं मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण नंबर 9 पर। तो क्यों नहीं है भाई? पहली तो बात है मोतीलाल बनाना भूल गया, दूसरी बात कैप्टन उस चश्मे को लगाता था। तो पान वाले ने बताया इसलिए चश्मा नहीं है क्योंकि कैप्टन मर गया। अब यहाँ पर पान वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जो पान वाला हमेशा व्यंग करता था किस पर, कैप्टन का मजाक उड़ाता था, आज उसकी याद में उसकी आंखों में पानी है। तो आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए हमारा मानना ये है, आप उत्तर लिख कर आएंगे कि कैप्टन का मजाक हमेशा उड़ाता था पान वाला, बल्कि उसको पागल कहता था, उसको लंगड़ा कहकर चिढ़ाता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर मानवता जीवित है। वो उसे रोज़ देखता था, कहीं ना कहीं वो मानवीय गुणों के कारण उससे जुड़ाव महसूस करता था, जिस कारण उसे दुख हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न होता है बेटा, जो लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया है कि कैप्टन चश्मे वाला और ये पान वाला दोनों मित्र थे, कैसे पता लगाएंगे? देखिए जितना अब तक पढ़ा तो मित्रता तो कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन 2 पॉइंट्स इसमें लिखने
होते हैं, ध्यान रखिएगा कैसे मित्रता का पता लगेगा। एक तो जो मित्र होता है वो दूसरे मित्र के बारे में सारी जानकारी रखता है। पान वाले को कैप्टन के बारे में सारी जानकारी थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक मित्र को कोई नुकसान हो तो दूसरा मित्र हमेशा उदास होता है, दुखी होता है। अब यहाँ कैप्टन के मरने पर पान वाला रोने लगता है, इट मीन्स यहाँ पर उनकी दोस्ती प्रकट होती है। तो हमें अपने आइडिया से इसका आंसर बनाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति पर क्या होगा इस कौम का, क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हालदार साहब जो हैं वो क्या सोचते हैं, वो पान वाले जैसे लोगों पर के बारे में सोचते हैं कि ऐसी कौम का क्या होगा जो ऐसे लोगों पर हंसती है। देखिए हमारे जितने भी जवान हैं, हमारे जितने भी सैनिक हैं, बॉर्डर पर जाकर लड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, गृहस्थी छोड़ते हैं, अपनी जवानी की परवाह नहीं करते, अपने ज़िंदगी की परवाह नहीं करते और सब कुछ क्या कर देते हैं, होम कर देते हैं, बलिदान देने को तैयार हैं। किस पर? अपने देश के लिए। और लोग उन पर हंसते हैं और खुद अपने लिए बिकने के मौके यानी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मौके ढूंढते हैं, किस तरह हम लाभ कमाए, ठीक है। तो उस समय हालदार साहब भी दुखी थे। अगली बार वो आते हैं और वो ये निश्चय करते हैं कि मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा नहीं, पान वाले की दुकान पर भी नहीं रुकूंगा और पान भी नहीं खाऊंगा, कहीं और खा लूँगा, ठीक है। तो वो निकलते हैं, लेकिन आदत से मजबूर। जैसे ही कस्बे में आए उन्होंने जीप के ड्राइवर को पहले ही बोल दिया जीप नहीं रोकनी है पान वाले के यहाँ पर, क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे और उनको याद आ रही थी कहीं ना कहीं कैप्टन की। तो उन्होंने कहा नहीं रोकनी है जीप। ड्राइवर पूरी स्पीड में जीप लेकर जा रहे थे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अचानक उन्होंने ऐसा कुछ देखा, उन्होंने तुरंत जीप रोकने के लिए कहा और जीप पूरी तरह भी नहीं रुकी, वो तुरंत उसमें से उतरकर नेताजी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए। वो क्या देखते हैं, देखिए लास्ट पॉइंट है सरकंडे का चश्मा और उम्मीद। नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा है, घास का बना हुआ एक चश्मा लगा है, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वो सावधान होकर सल्यूट करते हैं और एक उम्मीद उनके हृदय में जागती है कि जब यहाँ के बच्चे, इस कस्बे के बच्चे देखते होंगे किसको, कैप्टन को चश्मा लगाते हुए, तो उन्हें लगा होगा कि यहाँ पर चश्मा होना चाहिए। कैप्टन के मरने के बाद कोई चश्मा लगाने वाला नहीं था, तो बच्चों ने घास का बनाकर चश्मा लगा दिया। तो एक उम्मीद जगी है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, कहीं ना कहीं जो कैप्टन है उन्हें संदेश देकर चले गए हैं देशभक्ति का, देशभक्तों का सम्मान करने का, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने का। तो ये जो चैप्टर है हमें देशभक्ति का संदेश देता है, ठीक है। मूर्ति जो हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनकी मूर्तियों का सम्मान करने का, ऐसा नहीं है कि उनका जन्मदिन आया या फिर उनका कोई भी उनसे संबंधित कुछ भी बात चली और गए माला पहना दी, खत्म, पूरे साल उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ज़रूर सुनिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।